बॉइलिंग क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड डाल दिया कोई, मान लो कि वाटर ही डाल देते और इसको वाटर को डाल करके हम इसको गर्म करना शुरू करें। ठीक है, वाटर को डाल दिया और हमने यहां से इसको हीट प्रोवाइड किया, तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि उसमें वेपर प्रोड्यूस होना शुरू होगा, यहां से वेपर प्रोड्यूस होना शुरू होगा। जैसे जैसे वो और ज्यादा गर्म होता जाएगा उसमें और ज्यादा वेपर प्रोड्यूस होने लगेगा। अब ये जो वेपर वहां प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो वेपर है जो वहां प्रोड्यूस हो रहा है, वो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है हर जगह पे, अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर पे वो प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है चारों ओर के एटमॉस्फेयर पे, वो वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे भी प्रेशर क्रिएट करेगा, चारों ओर के एटमॉस्फेयर पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वो वेपर उस लिक्विड, जो लिक्विड में से वो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, उस लिक्विड की भी सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, चारों डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जब ये वेपर की प्रेशर धीरे धीरे आप देखोगे कि बढ़ती चली जाएगी, इसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर निकलता चला जाएगा। कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा, धीरे धीरे ये जो है इतना वेपर प्रोड्यूस करने लगेगा कि जब ये वेपर का प्रेशर, वो वेपर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते ऐसा टाइम आ गया जबकि वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के एयर के प्रेशर के बराबर में हो गया। उस एयर के प्रेशर के बराबर में हो जाए जब ये वेपर का प्रेशर, तो ये जो है सिचुएशन हम लोग बोलते हैं दिस लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, दिस लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। कब, किस कंडीशन में लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट होगा? जब लिक्विड में से प्रोड्यूस्ड वेपर, लिक्विड में से प्रोड्यूस्ड वेपर एटमॉस्फेयर की एयर के प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर एयर है ना, तो उसकी प्रेशर भी होगी, एटमॉस्फेयर में एयर की प्रेशर भी है। जब इसमें से प्रोड्यूस्ड वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेयर के एयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, वैसी कंडीशन में लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, दिस फ्लूइड स्टार्ट्स बॉइलिंग। हमने वाटर में एक थर्मोमीटर डाल दिया, ठीक है। अभी हम लिक्विड को, इस वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया। अब इस वाटर को जब हम बॉईल करना स्टार्ट किए और इसमें हमने एक थर्मोमीटर डाल दिया, इसमें जो वाटर प्रेजेंट है, अभी इस थर्मोमीटर की रीडिंग है, मान लेते जो नॉर्मल वाटर का रीडिंग है, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। अभी वाटर की रीडिंग है 20 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको बॉईल करना स्टार्ट किया। जब हम बॉईल करते गए धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ता गया। 20 से 30 हुआ, 30 से बढ़ करके 40 हुआ, 40 से बढ़ करके फिर 50 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ। तो धीरे धीरे क्या देखा हमने, यहाँ पे जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा था इस जगह पे, वो बढ़ता चला गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वेपर प्रोड्यूस होता चला गया और ये टेम्परेचर 90 तक पहुंच गया। तो देखा क्या हमने कि यहाँ पे वेपर बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है, तब तक बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा। जैसे ही ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो क्या होगा कि यहाँ का जो वेपर का प्रेशर है वो इतना सफिशिएंट एयर प्रेशर हो जाएगा, इतना सफिशिएंट प्रेशर वो क्रिएट करेगा कि दिस लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा क्या कि वाटर इतना सफिशिएंट वेपर प्रोड्यूस किया कि वो वेपर, इतना सफिशिएंट प्रेशर है, वो वेपर एटमॉस्फेयर के एयर के प्रेशर के बराबर में हो गया, दोनों इक्वल हो गया। किस टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर। तो
दैट कंडीशन इज सेड टू बी बॉइलिंग। जब किस कंडीशन में? जब प्रोड्यूस्ड वेपर की प्रेशर एटमॉस्फेयर की प्रेशर के बराबर में हो जाए। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे हुआ है? वाटर के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। तो वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर में हो जाएगा, दैट पॉइंट इज सेड टू बी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी जगह पे आप एक दूसरा एग्जांपल, मान लो वाटर की बजाय हम ले लेते हैं इस जगह पे इथेनॉल नाम का अल्कोहल। इथेनॉल नाम का अल्कोहल ले लेते हैं। एथेनॉल एक अल्कोहल है और सेम यही चीज करना शुरू करते हैं। इसको हम गर्म करना शुरू करते हैं। मान लो कि ये अभी है 20 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे। हमने गर्म करना शुरू किया। धीरे 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 वेपर इसमें बनता चला गया, बनता गया और 20 डिग्री से ये बढ़ करके हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री से ये बढ़ करके फिर पहुंचा 40 डिग्री, 40 डिग्री से पहुंचा 50 डिग्री, फिर पहुंचा 60 डिग्री। धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता गया। तो हमने क्या देखा, इसमें वेपर भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता चला गया। जैसे ही टेम्परेचर इसमें 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जैसे ही टेम्परेचर इसमें 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो हमने क्या देखा कि अब उसमें उतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उतना वेपर प्रोड्यूस हो रहा है जो वेपर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर में हो जाए। मतलब क्या, वाटर में तो इस कंडीशन तक पहुंचने में 100 डिग्री सेल्सियस लगा था। वाटर में इस कंडीशन तक पहुंचने में कितना डिग्री सेल्सियस लगा था? 100 डिग्री सेल्सियस लगा था। लेकिन इथेनॉल नाम के अल्कोहल में ये कंडीशन जल्दी पहुंची। ये कंडीशन कितने डिग्री सेल्सियस पे आ गया? वो कंडीशन कम टेम्परेचर पे ही आ गया। मतलब क्या कि इथेनॉल में वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होती है। मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम है, तभी तो वो जल्दी से जल्दी वेपर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पे इथेनॉल में 78 डिग्री सेल्सियस पे ही इतना सफिशिएंट वेपर प्रोड्यूस किया है कि वो वेपर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर में आ गया। तो 78 डिग्री सेल्सियस विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। तो वाटर का आपने बॉइलिंग पॉइंट देखा था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि इथेनॉल का आपने देखा कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है? सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका 78 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। अब हम एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इथेनॉल एसीटोन है। एसीटोन है जिसको हम लोग बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। इथेनॉल, ये एसीटोन जो है दैट इज आल्सो नेल पॉलिश रिमूवर, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। अब यही सेम फेनोमेनन अगर हम कि इसका जो 56 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर में हो रहा है। मतलब आप देखे होंगे ना, नेल पॉलिश रिमूवर जैसे हाथ पे लगा लो या कभी नेल पे लगाओ, इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। तो अगर हम इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे आएगी? एसीटोन में आएगी। सबसे हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे आएगी? इस तीनों की अगर हम बात करें तो इस तीनों में हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे आएगी? वाटर में आएगी। ठीक है, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता चला जाएगा, उसके पार्टिकल्स का मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम है। और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उतना इजीली इवोपरेट होगा। ठीक है, उतना ही इजीली इवोपरेट होगा। देखो मैंने क्या बोला कि बॉइलिंग और इवोपरेशन अलग अलग चीज है। आप कभी ये मत समझिएगा कि बॉइलिंग और इवोपरेशन एक ही चीज है। अभी मैं इसके बाद आऊंगा इवोपरेशन के टॉपिक में। इवोपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। दोनों में ही लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए। इवोपरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होइए। आप रूम में पानी गिरा दो, 10 दिन के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद देखोगे वो इवोपरेट हो गया।
उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है। इवापोरेशन में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, बट उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग जो फेनोमेनन है, उस फेनोमेनन के लिए इसको बॉइलिंग पॉइंट पे जाने की जरूरत है। और जब भी बॉइलिंग होती है तो वो हमेशा एक साथ होता है, पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ बॉइल कर रहा होता है। इवापोरेशन में ऐसा नहीं होता। इवापोरेशन में सबसे पहले ऊपर की लेयर इवापोरेट होगी, फिर उसके नीचे की लेयर इवापोरेट होगी, फिर उसके नीचे की लेयर इवापोरेट होगी, मतलब वो सरफेस टू सरफेस इवापोरेट होता है। लेकिन ये जब भी आप मिल्क को बॉयल होते हुए देखो, पानी को बॉयल होते हुए देखो, पूरा का पूरा पानी एक साथ बॉयल हो रहा होता है, पूरा का पूरा मिल्क एक साथ बॉयल हो रहा होता है। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। बल्क का मतलब एक साथ होता है। इवापोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, वो सरफेस टू सरफेस, एक सरफेस निकला, फिर दूसरा सरफेस निकला, फिर तीसरा सरफेस निकला, वो धीरे धीरे ऊपर की सरफेस इवापोरेट होती रहती है। उसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे। लेकिन बॉइलिंग जो है दैट इज अ बल्क फेनोमेनन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, फिक्स टेम्परेचर पे होगा। वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है अगर वो प्योर वाटर है तो। याद रखिएगा, प्योर वाटर है तभी उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगी। अगर इम्प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगी। अगर इम्प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगी। ठीक है, इम्प्योरिटी जितनी ऐड होती जाएगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। यही चीज आपने मेल्टिंग में भी देखा था ना कि किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग हो रहा था दैट वाज एट द फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसको हमने मेल्टिंग पॉइंट बोला था। तो इसका मतलब यह है कि उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, बोला था ना। बिल्कुल उसी तरह से मैं यहां पे भी बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब अगर प्योर वाटर है तो इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर वो इम्प्योर वाटर है तो दैट विल नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बॉयल अबव 100, 200, 300, 4 हो सकता है। It will depend on the amount of impurities that is dissolved. जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए बॉइलिंग होता क्या है, फेनोमेनन क्या है बॉइलिंग? बॉइलिंग है जब उससे प्रोड्यूस्ड वेपर की प्रेशर एटमॉस्फेयर की एयर प्रेशर के बराबर में हो जाए तो उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। कब बोलते हैं ये चीज याद रखिएगा, तभी बॉइलिंग होगी। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ध्यान से सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। सुनिए, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 1 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। जैसे आप शिमला में चले जाओ, दार्जिलिंग में चले जाओ, वैसी जगहों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। समझ में आ रही बात? हायर एल्टीट्यूड पे एयर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इस कारण से वहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर की प्रेशर कम हो जाती है। और जब एटमॉस्फेयर की प्रेशर ही कम हो गई, अगर मान लीजिए कि यही प्रेशर कम हो गई, ये वाली प्रेशर लोअर हो गई, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, जरा सोचो जरा क्या होगा। अगर यही प्रेशर कम है तो इथेनॉल को बॉयल करने के लिए 78 डिग्री सेल्सियस तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनो, फिर से सुनो मेरी बात को। मैंने क्या बोला, अगर एटमॉस्फेयर हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे शिमला चले जाएं, दार्जिलिंग चले जाएं, मनाली चले जाएं, वैसी जगहों पे जो हायर एल्टीट्यूड पे है, हायर एल्टीट्यूड वाले जगह पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर की प्रेशर कम होती है। तो जब एटमॉस्फेयर की प्रेशर कम है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वहां पे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इथेनॉल को बॉयल करने के लिए 78 डिग्री सेल्सियस तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कम वेपर प्रेशर ही इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम है। तो वैसी कंडीशन में मान लीजिए कि इथेनॉल 74 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करने लगा,
तो सर हम इस जगह पे हम वाटर ले लें और वाटर को अगर हम बॉयल करें शिमला में, चलो वाटर को हम दिल्ली में बॉयल किए, दिल्ली जो है एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में होता है, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। हम इसी वाटर को अगर शिमला में बॉयल करें, दार्जिलिंग में बॉयल करें, मनाली में बॉयल करें, तो वहां पे क्या होगा, इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वो हो सकता है कि 91 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करने लगे, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो कम ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में आ जाएगा। दैट इज द रीजन वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लेसर एट शिमला, दैट इज लेसर एट दार्जिलिंग, दैट इज लेसर एट हायर एल्टीट्यूड। तो अब आप सोच के एक बात बताइए मुझे, कि अगर खाना कुक करना, फूड को कुक करना हो हमें, तो किस जगह पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? शिमला में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि दिल्ली में मेहनत करनी पड़ेगी? क्वेश्चन मेरा फिर से सुनिए, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमें फूड कुक करना हो तो कहां पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? दार्जिलिंग में, शिमला में, या फिर दिल्ली में? हायर एल्टीट्यूड पे कि प्लेन सरफेस पे? ठीक है, ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी कहां पे? शिमला। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें शिमला। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके रीजन को समझने के लिए मैं पहले एक और पॉइंट आपको समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा, इसका मतलब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलिए सुनिए, एक और पॉइंट पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये जो है हमारा अभी ओपन वेसल है, ठीक है? ओपन वेसल है। हम एक काम करते हैं, इस वेसल को जरा क्लोज कर देते हैं। इस वेसल को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने कर दिया क्लोज। अब ये स्ट्रक्चर शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है प्रेशर कुकर का। अब अगर हमने उसको क्लोज कर दिया तो क्लोज कर देने से क्या होगा? क्लोज कर देने से होगा क्या कि उसकी वेपर बाहर निकल ही नहीं रही। अब वो एक क्लोज्ड कंटेनर बन गया। पहले क्या था? वो एक ओपन कंटेनर था, लेकिन अब हमने उसको एक क्लोज्ड कंटेनर बना दिया। तो क्लोज्ड कंटेनर बनाने से क्या हुआ कि अब उसकी वेपर उसके अंदर ही रह गई। वेपर अंदर ही रह गई। आप सबको पता है कि कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है जल्दी? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि इसकी वेपर बाहर नहीं जा रही। इसकी वेपर बाहर नहीं जा रही, तो यहां पे इसके अंदर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया। इसके अंदर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया। अब आप घर में बता सकते हो कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना क्यों जल्दी बनता है? जरा ध्यान से सुन लो, आप घर में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज्ड कंटेनर में क्या हुआ? वेपर बाहर नहीं निकल रहा। तो वेपर बाहर नहीं निकल रहा तो क्या होगा? उसके अंदर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हुआ। अब उस हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के यहां पे बॉइलिंग होगी। अब जो बॉइलिंग होगी, अब ये बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो रहा नहीं। अब चूंकि क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गई, चूंकि प्रेशर ज्यादा है उसके अंदर, तो अब यहाँ पे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं बॉयल होगा। अब यहाँ पे वाटर बॉयल होगा 130 डिग्री सेल्सियस पे, 140 डिग्री सेल्सियस पे। जितना अच्छा प्रेशर कुकर, उसकी उतनी अच्छी मटेरियल और उसमें उतना ही हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, वो प्रेशर की कुकर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, कितना अच्छा प्रेशर कुकर है। तो वहां पे क्या होगा? क्लोज्ड कंटेनर होने के कारण वेपर बाहर नहीं निकल रहा। जब वेपर बाहर नहीं निकल रहा तो वो प्रेशर अंदर ही रह गया। तो जब अंदर ही रह गया तो वहां पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गई। और अब इस हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में आएगा वेपर प्रेशर, तब तो वहां पे बॉइलिंग होगी।
इसका मतलब अब जो ये वाटर बॉईल करेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा? 130 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा। जो ओपन एटमॉस्फेयर में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा था, वही एक क्लोज्ड कंटेनर में 130 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? पहले फूड कुक हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब वही फूड कुक हो रहा है 130 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर उसको ज्यादा मिल रहा है, और टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा? दैट फूड विल कुक वेरी सून, जल्दी बन जाएगा, जल्दी कुक हो जाएगा। ठीक है, फूड यहां पे जल्दी कुक हो जाएगा। अब यही मान लीजिए शिमला की बात करें हम लोग, शिमला में क्या हो रहा था? वही वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था? 91 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था। अब 91 डिग्री सेल्सियस जो फूड, अब यहां पे फूड कुक हो रहा है 130 डिग्री पे, शिमला में बॉयल हो रहा है, फूड कुक हो रहा है कितने पे? 91 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस यहां पे टेम्परेचर ही कम है, यहां पे हीट ही कम है ना, टेम्परेचर ही कम है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण इस टेम्परेचर पे फूड को कुक होने में इट विल टेक लॉन्गर टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा। तो शिमला में अगर हम फूड कुक करेंगे तो वो देखिए 91 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इतने कम टेम्परेचर पे अगर हम फूड कुक करेंगे, हो सकता है 2 घंटा में हमारा फूड कुक हो। इतने हाई टेम्परेचर पे फूड कुक करेंगे वो तुरंत कुक हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट में फूड कुक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर आप देखिए कितनी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फूड कुक हो रहा है, मतलब हाइयर टेम्परेचर पे कुक हो रहा है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर पे कुक हो रहा है। दैट इज द रीजन जो भी हाइयर एल्टीट्यूड वाले जगह होते हैं वहां पे बिना प्रेशर कुकर के काम ही नहीं चलता। शिमला में, मनाली में, उस सब जगहों पे फूड को कुक करने के लिए इट विल टेक लॉन्गर टाइम अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में उसको बॉयल करेंगे। समझ में आ गया बॉइलिंग? तो मेरे ख्याल से सबको बॉइलिंग अब क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। बॉइलिंग पॉइंट इज एन ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। अगर इम्प्योर होगा सब्सटेंस तो उसको बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो इतने तक हमने चीज़ें समझ ली। अब हमें जो टॉपिक समझना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें लेटेंट का मतलब होता है हिडन, फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली मेल्टिंग की बात करें, हम यहाँ पे मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,